जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 2006 के पॉलिटी PYQ करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है। तो ये जितनी भी अनुसूचियाँ ये सूचियाँ हैं उसे हम लोग केंद्र और राज्य संबंध के दौरान पढ़ते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है कि संघ सूची में कौन से हैं, तो इसका उत्तर ये होगा, खनन और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। बाकी जो है कृषि और मत्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य, तो ये तीनों ही राज्य सूची के विषय हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग देख लेंगे कि राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और अभिष्ट शक्तियाँ जो है, तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संघ सूची देखेंगे। तो संघ सूची में क्या है कि कुल अभी 100 विषय हैं। उसमें से ये युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, डाक और तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल और वायु एवं जल परिवहन आदि। तो ये होते हैं, इसमें 100 प्रश्न, 100 विषय हैं। और पहले जब ये संविधान लागू हुआ था तब की स्थिति थी, माफ कीजिएगा, तो 97 उसमें थे विषय, और बाद में इसमें 4 जोड़ करके 1 घटाया गया था। जो 1 घटाया गया था ना, तो वो क्या था कि यूटी का जो उल्लेख किया जाता था, जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको हटाया गया था और बाकी 4 को जोड़ा गया था। तो 4 में क्या था ना कि देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ ना, आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में ये कहीं लिख के रख सकते हैं। तो इसमें क्या था, 2 का को जोड़ा गया था, जिसमें केंद्रीय बलों के संदर्भ में शक्ति और अधिकरण के बारे में बताया गया है। ये कब 42वां संविधान संशोधन जो था ना, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक। और अगला जो था वो था 92वां, ये 92 का को, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो छठा था, ओके, छठा था, ठीक। और ये कब हुआ था, तो 1956 में। इसमें क्या किया गया था कि जो न्यूज़पेपर से भिन्न जो भी माल मतलब सामान थे, उनका क्रय और विक्रय पर कर की बात है, उस पर टैक्सेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है वो है 92 का को, 92 का को नहीं, ख है, ठीक। तो ये कब किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन कब, 1982। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो आइटम्स होते हैं ना, माल के हस्तांतरण पर कर की व्यवस्था, ठीक, ये था। और इसके बाद जो था वो था 92वां का को अनुच्छेद, और ये कब किया गया था, 88वां संविधान संशोधन 1900 नहीं, ये 2003 का। इसमें क्या है कि सेवा पर कर की व्यवस्था की गई थी, सेवाओं पर कर की व्यवस्था, ठीक। ये हो गया इतना। बाकी हम लोग देख लिए थे कि इसमें केंद्र में देखिए जनगणना हुआ, रेलवे हुआ, ये सब जो है ना, सेंसर बोर्ड, आविष्कार, डिजाइन, व्यापार चिन्ह, लॉटरी, स्टॉक,
नागरिकता, संचार, तो ये सब महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखेंगे। कर में आता है आय कर, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, ये सब। और बाट एवं माप की मानक नियत किया जाना, ये सब जितने भी विषय हैं ना, ये इसमें आते हैं। तो हमें हमेशा इन जितने भी सूची हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये है इनकी संख्या अधिक है, तो ये एक बार में ध्यान इसको नहीं किया जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता, रटा नहीं जा सकता है। तो अगला देखते हैं, वो है राज्य सूची। ठीक, इसमें कितने विषय अभी है? तो वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 थे, जिसमें से 5 हटा दिया गया था। अब 5 कब हटाया गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, बहुत ही ये प्रसिद्ध है, और ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक बदलाव किए गए थे। तो कब किया था? 1976 में। ठीक, तो अब इससे जो 5 विषय निकाले गए थे, उसे क्या किया गया था कि समवर्ती जो सूची है उसमें उसे डाल दिया गया था। और इसमें कौन कौन से विषय थे देख लेते हैं जल्दी से। शिक्षा का था, दूसरा वन और वन्य जीव, अच्छा वन्य जीव, जीव जंतुओं एवं पक्षियों की रक्षा की बात कही गई है। तीसरा क्या है कि वाट और माप नियत किया जाना। ठीक, चौथा है जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन। ठीक, और ये चौथा हो गया। पांचवा जो था वो था न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन के मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य जो न्यायालय की स्थापना, जैसे परिवार न्यायालय और लोक अदालत, तो ये दोनों विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे कभी देख लेंगे हम लोग। परिवार और लोक अदालत और जितने भी और भी हैं ऐसी न्यायालय है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कभी। और राज्य सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं तो ध्यान रखेंगे, वो है पुलिस, जेल, सफाई, अस्पताल, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, कृषि भूमि, जल, स्थानीय स्वशासन, खेल, दिव्यांगों की सहायता, शराब की उत्पादन, सिंचाई, पशुपालन, पथकर मतलब टोल टैक्स जो बोलते हैं, तो ये सब भू राजस्व या लगान जो लिए जाते हैं, तो ये सब इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं किसके बारे में हम अभी देखेंगे? समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची, ठीक, तो इसमें अभी जो है ना, ये देखिए 42 है। ठीक, और इससे पहले क्या था? संविधान जब लागू किया गया था तब 42 विषय, इसमें विषय जो था वो 47 थे। ठीक, तो इतना है। और इसमें वही अभी जो हम लोग देखे थे कि उससे राज्य सूची से जो 5 विषयों को निकाला गया था उसे यहाँ जोड़ दिया गया था, तो इसे अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और बस यही देख लेंगे कुछ विषय जैसे शिक्षा वन हुआ, शादी, तलाक, सिविल फौजदारी प्रक्रिया, निवारण निरोध, दवाई। ये इतना हो गया। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि देखिए इसमें शक्तियों का जो है ना स्पष्ट बंटवारा नहीं होने के कारण कभी कभी ऐसे नियम बना दिए जाते हैं केंद्र के या राज्य के द्वारा, जो कि दूसरे के लिए जो है ना कार्य क्षेत्र में निर्धारित कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तब उस समय जो न्यायालय जिस सिद्धांत के आधार पे ये इसका समाधान करता है, उसी सिद्धांत को हम लोग तत्व और सार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक,
चलिए, आज इतना काफ़ी है इसके लिए। आगे आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहला जो बताया जा रहा है ना कि इसमें नहीं है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 39 का जो घ है उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सभी पुरुष एवं महिलाओं की आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिए जाएंगे। और दूसरा जो है वो सही है। इस तरह हमारा उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। और दूसरा जो है कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। देखिए, अगर इसमें तो दोनों अलग अलग जगह से लिया गया है कथन को। तो पहला ये जो जब हम लोग राज्य केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो उसी के दौरान इसके बारे में बताया जाता है। तो ये तो यहाँ सही है, पर दूसरा इसलिए गलत है ना कि उद्घोषणा का जो अनुमोदन होता है उसमें दोनों ही संसद के दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाता है। और जो ये पहला जो है उसमें क्या, ये अनुच्छेद 249 के में है, उसे भी 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, और जो भी राष्ट्रीय हित में हो तब। अच्छा, इस संसद के पास जो है ना 5 ऐसी स्थितियां हैं कि वो 5 ऐसी स्थितियां हैं जब वह कोई राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। अब वो 5 क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो हो गया कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तब। दूसरा है राष्ट्रपति शासन हो तब। तीसरा, कोई संधि समझौता, मान लीजिए कि कोई समझौता किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिंचाई से संबंधित है, ठीक ना। सिंचाई से संबंधित है, तो इस पर कोई भी अगर समझौता केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसके जितने भी प्रावधान होंगे वो उस पे जो कानून उसके लिए बनाना होगा तो वो बना सकता है। और ये 3 हो गए। और एक तो है प्रस्ताव द्वारा, जो अभी हम लोग देख लिए, राज्य सभा के द्वारा लाया जाता है। चौथा और 5वां जो है वो क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा अनुरोध करने पर, ठीक। और ये लागू कहाँ होगा, तो जिन जिन राज्यों के द्वारा ये अनुरोध किया जाएगा वहीं पे। चलिए, और तो इसका तो देख ही ले हम लोग, उत्तर ये होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ये कथन जैसा है पहला कथन है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। गलत है, प्रत्येक राज्य में तो है नहीं, ठीक। और अगला देखते हैं क्या है। इससे देखिए एक अगर गलत हो गया ना तो ये दोनों तो गया, ठीक। अपने आप हम लोग सही उत्तर पे पहुंच जाते हैं। परंतु आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है। कारण है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। हाँ, ये है, सही है कि अनुच्छेद, देखिए इसमें 2 अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद 214 है जिसके अनुसार जिसमें बताया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन
परंतु क्या है ना कि अनुच्छेद 231 है, उसमें बताया गया कि संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों हेतु अथवा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो जैसे उसमें उदाहरण जो है वो एक तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए जो है उसके वो हाई कोर्ट, तो वो अच्छा उदाहरण है। तो ये डी हो गया। अगला देखते हैं 104वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक, किससे संबंधित है। तो ये देखिए यहाँ है ना, लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ देखिए विधेयक के बारे में पूछा जाता है। एक तो संविधान संशोधन होता है, ठीक, एक विधेयक होता है। तो इसमें क्या है कि निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित है। ये कब किया गया था, तो ये था 2005 में। और बाकी जितने भी अभी संविधान संशोधन हुए हैं ना, उसको देखना चाहिए हम लोगों को, 100 या 99 से बाद के जितने भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि संविधान, यहाँ पे संवैधानिक निकाय कौन सा है। तो देखिए चुनाव जो निर्वाचन आयोग है ये यही है कि इसका जो अनुच्छेद इनके जो प्रावधान है संविधान में वो अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329, ठीक। और बाकी जितना भी है वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो यूजीसी है उसे संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था 1956 में। तो उसी के बाद, हाँ, 56 में जो बनाया गया था ना, उसके बाद इसे किया गया था। और इसका क्या है कि इसमें एक तो इसका जो हेड क्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो नई दिल्ली में है। बाकी 6 प्रादेशिक जो केंद्र हैं वो पुणे, हैदराबाद में है, कलकत्ता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन भी किया गया था इसे एक अधिनियम के द्वारा, तो मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993, तो इसका भी स्थापना हुआ था। और निर्वाचन को देख ही लिया। और देखिए ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC है उसका जो गठन किया गया था वो 1964 में किया गया था। इसे जो है ना एक संथानम समिति बनाई गई थी, तो उसी के सिफारिश पे इसे बनाया गया था। और अच्छा एक चीज़ आप बता सकते हैं कि संथानम समिति के अनुशंसा पे एक और संगठन को बनाया गया था, तो वो कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर है कि अनुच्छेद मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश, मतलब मुख्य जो होते हैं ना न्यायाधीश, उनके बारे में बोल रहा है कि रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। गलत है। कोई व्यक्ति भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है अर्हित यानी योग्य नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। तो देखिए अभी दोनों ही गलत है। इसलिए यहाँ देखिए पूछा गया ना, ये जो अस्थाई मतलब मुख्य न्यायाधीश के बारे में, कहाँ के, तो उच्च न्यायालय के, तो उसके बारे में क्या प्रावधान है कि SC के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे, उसका प्रावधान है कि वो जिस हाई कोर्ट में होंगे तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में वो अपना ये केस या फिर अभिवचन का कार्य कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो इसमें पात्रता बताई गई है ना 5 वर्ष का, तो वो 5 वर्ष ना होकर के 10 वर्ष है,
10 वर्ष क्या, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करता हो या उच्च न्यायालयों, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो। तो ये है उसके संबंध में। और इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 3 है, तो हम लोग 1-3 करके पढ़ेंगे। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। सर्व शिक्षा, और तीसरा पढ़ते हैं कि शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। अच्छा, अभी भी हम लोग पीछे देखे ही थे इसको। और फिर क्या है दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। देखिए, इसमें अगर इसको देखें ना तो ये गलत हो जाता है, इसलिए कि यहाँ देखिए 8 के जगह पे 7 बता दिया, मतलब 76वां नहीं होकर के 86वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा संशोधन था ना जिसमें देखिए इसमें क्या किया गया था, जो फंडामेंटल राइट डीपी एसपी फंडामेंटल डीओटी तीनों में संशोधन किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसे ध्यान हम लोग रखेंगे। और देखिए इसमें जो यहाँ जो किया गया था ना वो 45 का ये जोड़ा गया था, 51वां का ये जोड़ा गया था। और अनुच्छेद का जो था 21 जो है उसको जो ए मतलब का ये उसमें इसको जोड़ दिया गया था। तो ये कब किया गया था, तो 2002 में। चलिए, तो ये गलत, अगर एक को देखिए निकाल देते हैं ना हम लोग, तो इधर अपना सी उत्तर यहाँ हो जाएगा और ये सब सही है। फिर है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुद्दा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो इसी तरह से एक तो यह भी पूछा गया है, और कभी कभी सरकार के बारे में भी पूछा जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में भी पूछा जाता है, जो कभी कभी जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है तब, तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और डी इसका उत्तर होगा पीएन भगवती जो थे उस समय के वहाँ के अपना मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सबों को धन्यवाद, आभार। और यदि आपको लगे कि ये कि अपने लिए और अपने जो इस विषय अपने क्षेत्र से जो लगे हुए हैं उनके लिए उपयोगी हो सकता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, आभार।